हेलो बच्चों, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर। ये अर्जुन सीरीज का पार्ट 2 है। लास्ट टाइम हमने 1 से लेके 23 क्वेश्चन किए थे, जिसमें जो चैप्टर्स हमने कवर किए थे वो थे 1 से लेके 5 चैप्टर्स तक। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 से लेके। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट्स में टोटल 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं, और इसके बाद में मैं 15 एमसीक्यूज की सीरीज बनाऊंगा जिसमें ऑल चैप्टर्स एक ही वीडियो में आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। लास्ट टाइम हमने 1 to 23 किया था। तो इसमें पूछा क्या गया है, अ स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ L। ये एक स्क्वायर लूप दे रखा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनसाइड है। रेजिस्टेंस कितना है लूप का, R दिया हुआ है as shown in the figure. Now it is move in a magnetic field with velocity v, current induced in the loop. अब देखो ये जो लूप है वो कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही जा रहा है। अब जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही जा रहा है तो इसका एरिया मान लो कि कुछ है हमारे पास, जैसे L इंटू एल, तो L स्क्वायर हो गया एरिया। लेकिन ये एरिया जो है फिक्स रहेगा, और मान लेते हैं कि इसके अंदर 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और जब ये इसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स वो पोजीशन के साथ में चेंज नहीं हो रहा होगा। क्या नहीं हो रहा होगा, पोजीशन के साथ में चेंज नहीं हो रहा होगा। मीन्स जैसे जैसे ये लूप आगे की तरफ जाएगा, इसके थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं आएगा। जब इसके थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर फाई कांस्टेंट है तो हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। और फाई अगर कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो फाई कांस्टेंट होने की वजह से डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जीरो है, तो लूप में जो करंट है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू ई बाय आर। तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। पर मान लो कि ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। अभी तो क्या था, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही जा रहा था, लेकिन मान लो कि ये लूप कुछ इस तरीके से है। पहले थोड़ा बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, इसके थ्रू पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर ये लूप यहाँ पे एक्सट्रीम पे है और एक्सट्रीम पे है और ये क्या कर रहा है, उससे बाहर की तरफ जा रहा है, तो भी उसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, और अब ये जब बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। उस कंडीशन में भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमने 3 केसेस देखे। पहला केस क्या, कि अगर कोई लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही जा रहा है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, मतलब ईएमएफ कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर वो उससे बाहर जा रहा है तो भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये 3 केसेस थे हमारे पास इसके लिए। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है इंडक्टर के लिए एल डी आई बाई डी टी, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। किसके लिए होता है ये, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। तीसरा क्या होता है, माइनस एम डी फाई बाई डी टी। ये 3 फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या आता है, एल आई किसके लिए, इंडक्टर के लिए। एम आई किसके लिए आता है, म्यूचुअल इंडक्टर्स के लिए, जहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। और क्या आता है, एन फाई। तो इसको अपने को कैसे याद रखना है, लाई माई नाइफ। कैसे याद रखना है, लाई माई नाइफ। इन तीनों का डिफरेंशिएशन करोगे, देखो एल आई का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस एल डी आई बाई डी टी हो गया। एम आई का डिफरेंशिएशन किया, क्या हो गया, माइनस एम डी आई बाई डी टी हो गया। और
एन फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हमारे पास आएगी। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि टू कंडक्टिंग कॉइल्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, दो कॉइल्स को ऐसे रखा हुआ है सो दैट दे हैव अ कॉमन एक्सिस एज शोन इन द फिगर, ये एक्सिस है इनका। नाउ अ बार मैग्नेट मूव्स विथ अ v टूवर्ड्स कॉइल 2 एज शोन इन द फिगर। अब देखो दो ऐसे लूप हैं जिसमें हमारे पास यहां पे क्या रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, और ये मैग्नेट क्या कर रहा है, कॉइल 2 की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, कॉइल 2 की तरफ जा रहा है। जब ये कॉइल 2 की तरफ जा रहा है तो कॉइल 2 की तरफ कौन सा पार्ट जा रहा है, नॉर्थ पोल जा रहा है। तो मुझे बताओ ये अंदर साइड में जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। मीन्स मैग्नेट ऐसे जा रहा है तो यहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और यहां से साउथ पोल दूर जा रहा है तो साउथ पोल को यहां पे क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इसके थ्रू पास हो रहा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो ये क्या करेगा, अपोजिट पोल क्रिएट करेगा। जब फील्ड बढ़ता है तो क्या होगा, जब फील्ड बढ़ता है तो सेम पोलैरिटी जनरेट होगी, लेकिन जब फील्ड कम होता है तो क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी जनरेट होगी। तो यहां पे हमारे पास अंदर साइड में क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, यहां पे भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। लेकिन इन्होंने कहां पे पूछा हुआ है, टूवर्ड्स कॉइल 2 एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास देखो यहां पे क्या दे रखा है, फेस दे रखा है। तो फेस क्या होता है भाई, देखो दो कॉइल में अगर हम देखें तो क्या बीच में देखेंगे, नहीं, फेस मतलब ये वाला पार्ट, क्योंकि हम तो या तो यहां पे होंगे या फिर हम कहां पे होंगे, यहां पे होंगे, या तो राइट साइड में होंगे या फिर लेफ्ट साइड में होंगे। तो कोई इंसान अगर यहां से देखेगा तो ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा, साउथ बनेगा। क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। सो साउथ पोल इज इंड्यूस ऑन द फेस ऑफ कॉइल टूवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है, सो तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल इज 4 हेनरी, 4 मिली हेनरी, मतलब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 4 मिली हेनरी। इफ करंट चेंजेस इज कॉइल I is equals to 10 sin 100 pi t, then calculate maximum induced EMF। तो अभी जस्ट मैंने बताया था हमारे पास क्या होता है, माई, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये आएगा हमारे पास किसका फॉर्मूला, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। एम कितना है हमारे पास, 4 मिली हेनरी, मतलब कितना हो गया, 10 की पावर -3 मिली, मतलब डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, 10 साइन ऑफ 100 पाई टी, 10 साइन ऑफ 100 पाई टी हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो 10 तो है ही ऑलरेडी, अंदर से क्या है, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया 100 पाई टी, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम से कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो किधर आता है, मल्टीप्लिकेशन में, और इंटीग्रेशन में वही कांस्टेंट कहाँ जाता है, डिवीजन में जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 पाई होगा। अब उन्होंने क्या पूछा हमें, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास कॉस ऑफ 100 पाई टी की वैल्यू कितनी हो जाए, -1 हो जाए, क्योंकि ये -1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 100 पाई। तो देखो ये 10 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 3 हो गया, ये 10 की पावर -3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 4 पाई वोल्ट आया। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 4 पाई वोल्ट, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट थिंग, voltage obtained in AC generator, V is equals to V नॉट cos ओमेगा टी। V नॉट कितना है, 10 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज गिवन है।
देन वोल्टेज एट टी इक्वस टू 1/600 सेकेंड। तो V इज इक्वस टू V नॉट की जगह कितना रख देते हैं 10, साइन ऑफ सॉरी कॉस गिवन है तो कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा की जगह कितना गिवन है हमें 2 पाई न्यू, तो न्यू की जगह हम कितना रख लेते हैं 50। और स्मॉल टाइम कितना गिवन है 1/600, तो दिस बिकम व्हाट 10 कॉस ऑफ। अब देखो यहां से 250 कितना हो गया 100/600 कितना हो जाएगा 2 0 कट, तो रिमेनिंग विल बी व्हाट π/6। और cos π/6 मतलब कितना हुआ cos 30, कितना हुआ cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी √3/2। सो V विल बी व्हाट 5√3 वोल्ट। तो V कितना आ गया हमारे पास 5√3 वोल्ट। अब ये AC जनरेटर में था क्या, AC जनरेटर में जब जनरेटर का आर्मेचर घूमता है तो उसके थ्रू पास हो रहा फ्लक्स क्या होता है चेंज होता है, तो हमारे पास इंड्यूस EMF क्या होता है -N-d∅/dt। तो फाई क्या होता है बाग कॉस थीटा, फाई क्या होता है बाग कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या आता है ओमेगा टी। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एन बी ए आगे आ जाएगा, और ये ओमेगा भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ हो गया ई नॉट। तो एसी जनरेटर में मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है NBA ओमेगा होता है। अब देखा जाए तो देखो फ्लक्स का चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है कॉस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ईएमएफ का चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है साइन के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों ग्राफ तुम्हें ध्यान रखने हैं, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। फाई टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा चेंज हो रहा है कॉस के साथ में चेंज हो रहा है, तो पहले मैक्सिमम और फिर किस तरफ जाएगा ये डाउन जीरो की तरफ, मैक्सिमम से जीरो फिर नेगेटिव में जाएगा फिर वापस ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इंड्यूस ईएमएफ की, तो इंड्यूस ईएमएफ में क्या आ रहा है साइन आ रहा है, क्या आ रहा है साइन, तो ये कहां से कहां जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ और फिर ऐसे जाएगा। तो फ्लक्स में कॉस का ग्राफ, ईएमएफ में साइन का ग्राफ। नेक्स्ट थिंग, in a given circuit V equals to 5 volt, VL equals to 3 volt and VR equals to what हमें पूछा गया है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है V is equals to अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन देखो इसमें कैपेसिटर नहीं है, अगर इसमें कैपेसिटर नहीं है इसका मतलब कैपेसिटर वाला पार्ट सीधा ही क्या हो जाएगा जीरो, तो बचा क्या हमारे पास माइनस VL और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कर दे अगर, तो V का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 5 का स्क्वायर, बिकॉज V कितना है 5 वोल्ट है, और ये VR स्क्वायर हो गया। VL कितना है हमारे पास 3 स्क्वायर, और VL अगर 3 स्क्वायर है तो क्या होगा, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू VR स्क्वायर, तो 16 और 16 का रूट आएगा तो कितना हो गया हमारे पास 4 वोल्ट हो गया। सो आवर आंसर इज व्हाट 4 वोल्ट, ठीक है, तो ये आएगा इसमें आंसर 4 वोल्ट। नेक्स्ट थिंग 29 नंबर। अब 29 में क्या है, फिगर shows two resonance current with same voltage LCR series AC circuit R1 L1 C1 R2 L2 C2 are component values in the two cases respectively। ये दो केस दे रखे अपने को, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि R1 इक्वल टू R2 होगा, R1 लेस देन R2 होगा, या फिर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो दोनों ग्राफ के लिए दे रखा है, तो देखो एक चीज दोनों की कॉमन आ रही है, दोनों में जो मैक्सिमम करंट आ रहा है, दोनों में जो मैक्सिमम करंट आ रहा है वो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रहा है। याद करो मैक्सिमम करंट कहां पे होता है, जब सर्किट में क्या आ जाए रेजोनेंस आ जाए, क्या आ जाए
रेजोनेंस आ जाए, तो एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट का और सेकंड का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। ओमेगा नोट था क्या, 1/√L1C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√L2C2। स्क्वायर कर देंगे तो डिनोमिनेटर दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम, मतलब L1C1 इज इक्वल टू कितना हो गया, L2C2। तो ये है हमारी कंडीशन। अब रेजोनेंस पे होता क्या है, एट रेजोनेंस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, ओमेगा एल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा सी। जब इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी आती है कितनी, 1/2π√LC, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम देखें तो ये हमारा ट्राइंगल होता है फाई, इसमें क्या होता है XC माइनस XL, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, और ये क्या हो जाएगा Z। तो cos फाई कितना होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पावर फैक्टर R/Z। तो जब कंडीशन रेजोनेंस की होगी उस टाइम पे जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्योरली रेजिस्टिव। और जब वो प्योरली रेजिस्टिव हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R बराबर Z हो जाएगा, क्योंकि XC माइनस XL तो सेम हो गया, मतलब वो तो जीरो हो गया। तो R और Z दोनों बराबर हो गए, क्या बराबर हो गए, R और Z। तो cos फाई कितना आएगा, R/R, एंड दैट इज व्हाट, 1। मीन्स ये कैसा बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है। जैसा हमने सर्किट में एक रेजिस्टेंस ही कनेक्ट किया हो वैसा इसका बिहेवियर है। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट में, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो हमारे पास होता है क्या है, सिंपली साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। तो जब हम इसमें लिखते हैं इक्वेशन तो क्या लिखेंगे, EY लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाएगा, E0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड साइन ऑफ क्या हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे kx क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सिमिलरली BZ क्या होगा हमारे पास, B0 क्या हो जाएगा, B0 ऑफ साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये x तो हमें बता रहा है कि वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड y की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड z की तरफ जा रहा है, और वेव जा रही है x की तरफ। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अब देखो E का डायरेक्शन अगर मैं लूँ क्या, J के, इसका डायरेक्शन लूँ मैं K के, तो J क्रॉस K क्या हो गया, I हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है तो भी तुम निकाल सकते हो। तो देखो बाकी हमें फॉर्मूला याद रखना है, सीधा क्या होता है, E क्रॉस B। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किससे पता चलेगा, E क्रॉस B से पता चलेगा, ना कि E/B, ना कि B क्रॉस E और B। हम स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू वॉट, E0/B0। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, C इज इक्वल टू E0/B0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा जब ये वेव आती है, μr एप्सिलॉन r हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी IMPs फॉर्मूला है वो तुम्हें ध्यान में रहने चाहिए काफी ज्यादा। नेक्स्ट, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो P से उसको डिनोट करेंगे तो वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन स्पीड, मीन्स U/, क्या हो गया, C हो गया। ये किसके लिए है, नॉन रिफ्लेक्टिव के लिए। लेकिन जब रिफ्लेक्टिव होगा तो वो टकरा के वापस आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे डबल क्रिएट होगा। तो रिफ्लेक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2U/C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2U/C हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट थिंग, द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी नॉट इज दिस। तो हमें क्या पूछा है, इंटेंसिटी पूछा है। अब इंटेंसिटी होता क्या, अगर हम सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, क्योंकि वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, एक तो इलेक्ट्रिक होता है, दूसरा कौन सा होता है, मैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दो कंपोनेंट्स है, तो इंटेंसिटी भी दोनों में क्या होगी, डिवाइडेड होगी। क्या होगी, दोनों में डिवाइडेड होगी। और इंटेंसिटी अगर दोनों में डिवाइडेड है तो हम उसको क्या लिखेंगे, I/2 लिखेंगे। किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 B² RMS अपॉन कितना हो गया, μ0 इंटू क्या होता है, C। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास डायरेक्टली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन BRMS क्या होता है, BRMS होता है B0/√2। तो इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, B0² डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये 2 तो कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया वापस, B0²/2 μ0 इंटू C। B0 कितना होगा, 10⁻⁻4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 2 इंटू 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁸ बस इसको सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, a concave or convex lens is given such that radius of curvature are same if the refractive index of glass is then focal length is। अब हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा लेंस दिया हुआ है। जब कौन सा लेंस दिया हुआ है ये स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। और वो कॉमन फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मान लो कि हमने कौन सा लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। तो कॉन्वेक्स लेंस में देखो, ये जो फर्स्ट सरफेस है वो कर्व्ड किस तरफ है, राइट साइड में। किस तरफ कर्व है, राइट साइड। सरफेस जिस साइड कर्व है उसी तरफ उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरा वाला सरफेस किस तरफ कर्व है, लेफ्ट साइड में, तो उसका सेंटर उस तरफ हुआ। तो मुझे बताओ, R1 तो इस तरफ हुआ, R2 इस तरफ हुआ, तो हमारे पास R1 क्या आएगा, पॉजिटिव, और वो क्या होगा, +R। R2 क्या होगा, नेगेटिव, और वो किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड, तो -R हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ। तो 1/f इज इक्वल टू n कितना दे रखा है, 1.5 -1, और यहाँ पे कितना हो गया, 1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया, 1/r। तो दिस बिकम व्हाट, दिस इज 0.5, दिस इज 2/r। सो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r। तो यहाँ पे कितना आ गया, r आ गया, उसका रेसिप्रोकल गया। सो और आंसर इज व्हाट, r। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस किसी मीडियम में कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। क्या कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव कर सकता है, कर सकता है। डिपेंड किस पे करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि हमने किस में उसको रखा हुआ है। n/1 मैंने यहाँ पे एक सिंगल मीडियम के लिए लिया है, पहला मीडियम एयर लिया है, दूसरा ग्लास लिया है, इसलिए सिंपली n मेंशन किया है। बाकी जैसे लेंस को हमने वाटर में सिंक कर दिया या किसी और मीडियम में सिंक कर दिया, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, n/1। और n/1 क्या होता है, n2/n1। तो सेकेंड मीडियम कौन सा हो गया, ग्लास हो गया। फर्स्ट मीडियम कौन सा हो गया हमारे पास, वाटर या फिर कोई और हमने लिया हुआ है वो हो जाएगा। नाउ पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन ओनली टाइप ऑफ मीडियम ऑफ लेंस। सबसे पहली चीज, पावर ऑफ लेंस होता क्या है, किसी लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी। क्या होता है, किसी लेंस की कन्वर्जिंग और उसकी डाइवर्जिंग कैपेसिटी क्या है। तो हमें पता है पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f होता है, जिसका यूनिट होता है हमारे पास क्या, मीटर इनवर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायप्टर। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, अभी जस्ट हमने देखा सिंपली फोकल लेंथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं।
फोकल लेंथ इटसेल्फ किस पे डिपेंड करती है, देखो किसी लेंस की, n2 1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। एन मतलब क्या हो गया, उस लेंस का मीडियम क्या है, तो टाइप ऑफ मीडियम ऑफ लेंस पे डिपेंड करेगा, एंड मीडियम इन विच इट इज केप्ट, क्योंकि फोकल लेंथ क्या आ रही है, n2/n1 आ रही है, n2/n1। n2 कौन सा मीडियम हो गया, जिससे वो बना हुआ है, n1 कौन सा मीडियम है, जिसमें वो रखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। ठीक है, अब फोकल लेंथ, जैसे मान लो हमारे पास कॉनकेव है, तो यहाँ केव मतलब अंदर दबा हुआ, और अंदर दबा हुआ मतलब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अब देखो ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जितने भी इंक्लूड कर रहा हूँ, वो तुम्हारी थियोरी को काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेट करेंगे, और कहीं ना कहीं बोर्ड में बहुत अच्छे से तुमको हेल्प करने वाले हैं। तो जितने फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ऑलमोस्ट जितने लेक्चर्स होंगे उसमें तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला कवर हो जाएंगे। तो कॉनकेव एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में एक्स, एक्स मतलब क्या, एक्स्ट्रा, बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम, नेगेटिव मतलब क्या होगा, नेगेटिव क्या शो करता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या शो करता है वो, रियल एंड इन्वर्टेड शो करता है। नेक्स्ट थिंग, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर अ टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। टेलीस्कोप कैसा होता है, एक बड़ा सा लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, एक बड़ा सा लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, तो उस लेंस का नाम दिया जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या नाम होता है उसका, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसके आगे एक छोटा सा लेंस रखा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, आईपीस। माइक्रोस्कोप में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें जो रेज है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस से आ रही है। मान लो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो यहां से जो रेज आएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और दूसरा मान लो कि पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, तो दूसरी जो रे होगी वो ऐसे जाएगी, राइट। तो इसका इमेज कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दोनों साइड से अगर हम देखें तो देखो, अगर ये है तो इन्वर्टेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जैसे हम मून वगैरह को देख रहे हैं। तो ये जो टावर है, हमें सिंपली अभी ऊपर का पोर्शन दिया हुआ है, टावर का हाइट दे रखा है कितना, 100 मीटर। टावर का हाइट कितना है, 100 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका इमेज हो गया। ठीक है, अब तुम्हें इसमें फॉर्मूला कोई ज़्यादा वीआईपी नहीं लगाना है, एक रे ले लेनी है यहाँ से सीधी जो पास हो रही, और वो कुछ इस तरीके से जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये जो रे है पोल से पास आ रही है, इसलिए विदाउट डेविएशन जा रही है, तो ये कितना हो गया, एच, कितने डिस्टेंस पे है ये, 3 किलोमीटर। और ये इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, फोकस। और फोकस कितना दे रखा है इसका, टावर फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस 100 मीटर है, 3 किलोमीटर अवे दे रखा है। ठीक है, सो नियर पॉइंट पे बननी चाहिए। सो एच इज 100 मीटर, डिस्टेंस इज एच बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश बाय एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा इससे। नेक्स्ट थिंग, अब ये जो टेलीस्कोप होता है हम जनरली यूज करते हैं, उसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ नॉट बाय एफ ई फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये किसके लिए, जब आए रिलैक्स कंडीशन में हो। कौन सी कंडीशन में हो, रिलैक्स कंडीशन में, उस टाइम पे हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, लेकिन जब आए स्ट्रेस कंडीशन में हो, मतलब नियर पॉइंट पे हो, तो क्या बनता है,
जब नियर पॉइंट पे हो तब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा एफ नॉट बाय एफ ई इंटू कितना हो गया 1 प्लस एफ ई बाय डी। देखो माइक्रोस्कोप जब पढ़ते हो तो वहां पे आता है वी नॉट बाय यू नॉट, एल बाय एफ नॉट, वी नॉट बाय यू नॉट आएगा या फिर एल बाय एफ नॉट आएगा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है 1 प्लस डी बाय एफ ई होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है एफ ई बाय डी आता है। किसके लिए? नियर पॉइंट के लिए। नाउ चैप्टर 10 ऑनवर्ड्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।